हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की क्लास में। आज अपन बात करेंगे, जैसा हमने लास्ट चैप्टर में बात करा था लास्ट पार्ट के अंदर, कि धातुओं का निष्कासन कैसे करें। और वो हमने देखा था, सबसे सक्रियता श्रेणी जो थी ना, उससे सबसे ऊपर आने वाले तत्वों का अलग देख लिया अपन ने, उससे बीच में आने वाले का देख लिया, और सबसे नीचे आने वाले तत्वों का अपन देखेंगे। उनमें कुछ धातुएं थी आपकी, जैसे मैंने कहा था सोना, चांदी और मरकरी। इन तीन धातुओं के बारे में आपको विशेषकर ध्यान रखना है कि ये तीनों ही किस तरह से संसाधित की जाती है। बहुत ही ईजी है। लास्ट पार्ट में अपन ने भर्जन स्थापन 2 विधियाँ देख ली थी, उसी टाइप से ये विधि भी रहेगी। इसके अंदर अपन देखेंगे कि सक्रियता श्रेणी के अंदर सबसे नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे करते हैं। तो आओ अपने स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है। आपको पता होना चाहिए नीचे आने वाली जो धातुएं होती है वो किसी से भी क्या नहीं करती है, अभिक्रियाएं नहीं करती है। इसीलिए वो क्रियाएं ना करके क्या नहीं करती है, उत्पादों का निर्माण नहीं करती है, और इस प्रकार से वो सीधी ही हमें जमीन से मिल जाती है। अलग विधियाँ भी है, जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि हो गई। ये विधियाँ अपन नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ये तो बहुत ईजी है कि चुंबक की सहायता से लोहे जैसी धातुओं को अलग किया जाता है। और इस प्रकार से अपन 2-3 विधियाँ और पढ़ते हैं, लेकिन वो आपके बुक में अंदर है तो आप पढ़ लेना। अपन जो काम की है, जो हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वही मैं क्लियर करवाऊँगा आपकी इसमें, ठीक है ना। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। आज अपन पढ़ेंगे सक्रियता श्रेणी में क्या नहीं, सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे आने वाली धातुएं, इनका निष्कर्षण कैसे होता है। आपको थोड़ा बहुत तो पता होगा कि अपन लास्ट जो अपन ने क्लास ली थी उसमें अपन ने समझा था कि किस प्रकार से अपन समझ रहे थे कि सक्रियता श्रेणी में बीच में आने वाली धातुएं थी, उनको अपन कैसे निष्कासित कर रहे थे। हमने कहा था कि वो हमें जमीन से सल्फाइडो व ऑक्साइडो के रूप में मिलती है। फिर हमने उनकी कुछ अभिक्रियाएं करवाई थी, उसके बाद में हमने उससे कार्बन से अभिक्रिया करा के हमने उससे धातु निकाल ली थी। उसी प्रकार से इसमें भी करेंगे अपन। इन धातुओं को निष्कासित करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम इन धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं। इन धातुओं को क्या करते हैं, बहुत इजी है, इन धातुओं का ऑक्साइड बनाते हैं। ऑक्साइड बनाने के लिए कुछ भी नहीं करना, ऑक्सीजन से क्रिया करवानी है, बस ऑक्साइड बनाते हैं। बहुत इजी है, कैसे बनाते हैं मैं बना के बता रहा हूं आपको। ये देखो, जैसे हमने HGS को पता होना चाहिए, सल्फाइडो के रूप में हमें इनकी धातुएं जमीन से निकलती है, सल्फाइड और ऑक्साइडो के रूप में। बहुत इजी है, इसमें अपन कुछ भी नहीं करेंगे, ऑक्सीजन से क्रिया करवाएंगे। क्या होगा, ऑक्सीजन से क्रिया कराने पे क्या मिलता है हमें, HgO मिलेगा, ठीक है ना। धातु ऑक्साइड बन गया अपना ये, और लास्ट में क्या बच जाएगा, SO2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस धातु ऑक्साइड को गर्म करेंगे, और गर्म करने पे क्या होगा, ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी। ऑक्सीजन बाहर निकलते ही धातु हमें वापस मिल जाएगी, ठीक है ना। गर्म करने पर शुद्ध धातु मिलेगी हमें। क्या मिलेगी, शुद्ध धातु प्राप्त होगी। कैसे होगी, देखो, जैसे अपने पास में Hg है, HgO, इसको मैंने गर्म किया। गर्म करने को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ठीक है ना। आपने गर्म किया तो क्या हुआ, इससे Hg बाहर निकल गया और ऑक्सीजन अपने वातावरण के अंदर उड़ गया, ठीक है। और Hg क्या है, आपकी शुद्ध धातु, क्या है, जो हमें चाहिए थी, शुद्ध धातु। ये इसका निष्कर्षण हो गया। ये बहुत ही इजी टॉपिक रहा। अब अपन कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखेंगे, या महत्वपूर्ण बातें जो इस पार्ट में काम आने वाली है आपके, और उसके बाद में और कुछ भी काम का नहीं है आपके इस पार्ट में, ठीक है ना। तो आप इसको उतार लो और मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बता दूंगा, ठीक है ना।
अब अपन देखेंगे संक्षारण क्या होता है। मैंने ये बात आपको बताई थी, शायद ये अपनी क्लास रही होगी, पहले चैप्टर के अंदर मैंने पढ़ाया था इसके बारे में। मैंने कहा था संक्षारण एक ऐसी विधि होती है जिसमें होता कुछ नहीं है, वातावरण से नमी जो होती है, नमी पता है आपको, हवा में पानी होता है, वो नमी और ऑक्सीजन क्या करती है, धातुओं से क्रियाएं करती है, और क्रिया करके क्या करती है, धातुओं को खत्म कर देती है, धातुओं को गलाने का काम करती है, ठीक है ना। तो धातुओं का गलना क्या कहलाता है, उसका संक्षारण होना कहलाता है। उससे बचने के लिए हम कुछ विधियों का उपयोग करते हैं, जैसे कि हम पेंट कर देते हैं हमारे धातुओं के ऊपर, या उन्हें ऑयल में डाल देते हैं, तेल के अंदर रखते हैं, ताकि वो ऑक्सीजन व नमी के संपर्क में ना रहे। तो हम संक्षारण देखेंगे, संक्षारण क्या होता है। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण क्या होता है, इसमें क्या होता है, धातुएं ऑक्सीजन व नमी, नमी समझ जाना पानी, पानी के संपर्क में आकर के संपर्क में आकर अभिक्रियाएं करती है, और उन अभिक्रिया से क्या होता है, उत्पादों का निर्माण हो रहा होता है, वो ऑटोमेटिक होता है, ठीक है ना। अभिक्रिया करती है, अतः अभिक्रियाओं के फलस्वरूप या अभिक्रियाओं के कारण, अभिक्रियाओं के कारण क्या होता है, धातुओं का गलना शुरू हो जाता है। गलना, गलना समझते हो ना, धातुएं गलना शुरू कर देती है, धातुओं का गलना शुरू हो जाता है। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल के रूप में अगर आप देखो, अपन बात करें एग्जाम्पल क्या रहेगा इनके, आपको मैंने सबसे इजी एग्जाम्पल बताया था, लोहे पे जंग लगना, जैसे अफी था, अफी की क्रिया जब अपन ऑक्सीजन से कराएंगे, या ऑक्सीजन या वातावरण की नमी दोनों से ही करवाओ, तो उत्पाद के रूप में क्या बनेगा, Fe2O3, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा, ध्यान रखना, जब जंग लगती है ना, तो जंग अगर सूखी लगी हुई है, सूखी समझते हो ना, आपने देखिए कि जंग पाउडर के रूप में भी निकलती है, सूखी सूखी सी, उसके हाथ लगाओगे तो हाथ में वो लग जाती है, ठीक है ना। जब सूखी निकलती है उस समय आपको पता रखना है कि उसमें नमी नहीं थी, मात्र ऑक्सीजन थी, इस कारण से क्या यही बनता है बस। लेकिन जब नमी होती है, यानी कि गीली जगह पर जंग लग रही होती है, तो उसके साथ में कुछ जल के अणु भी पास में जमा रहते हैं, इसीलिए वो गीली गीली रहती है। तो यहाँ पर एक्स इसलिए लिखा है मैंने, एक्स समझना, एक्स का मतलब होगा वो जल के अणु जो उस अभिक्रिया में हमारे पास में मिल रहे हैं, और H2O का मतलब क्या हुआ, पानी। ये क्या बन गया, फेरस ऑक्साइड, ठीक है ना। फेरस ऑक्साइड याद रखना है आपको, इसको बोलते हैं जंग, रस्टिंग, ठीक है। इसको आप उतार लो। संक्षारण रहा, संक्षारण से बचने के कुछ उपाय बताऊंगा मैं भी आपको। अब अपन देखते हैं कि संक्षारण से बचा कैसे जाए। संक्षारण से बचना क्या वास्तव में पॉसिबल है, कि ये तो होता रहेगा कि वातावरण में ही रहेगी हमारी धातुएं। तो संक्षारण से बचने के उपाय, संक्षारण से बचने के उपाय, ये उपाय क्या होते हैं इसके, बहुत ही इजी उपाय है। आप देखो तो उपाय रहेंगे, आपका पहला उपाय लिखता हूं मैं, जो आप नॉर्मली हर जगह पे देखते हो। इसकी बैक टिप वापस चेंज कर देता हूं मैं। पहला उपाय क्या रहेगा इसका, पहला उपाय रहेगा आपके धातुओं पर पेंट करके, पेंट समझते हो ना, कलर करके। आप देखते हो लोहे के गेटों के ऊपर कलर कर देते हैं लोग, वो कलर इसीलिए करते हैं, ठीक है ना, संक्षारण से बचाने के लिए। धातुओं के ऊपर पेंट की क्या करते हैं वो, पेंट की परत चढ़ाकर, परत चढ़ाकर हम उसे ऑक्सीजन व नमी से दूर रख सकते हैं।
ठीक है। ऑक्सीजन और नमी से हम उसे दूर कर सकते हैं। वो पता होगा जैसे कोई धातु है आपके पास में, यदि मैंने इसके पेंट कर दिया, पेंट क्या करेगा, उसके ऊपर एक परत लगा देगा अपनी, पेंट की परत ऊपर चढ़ गई, फिर वो जो ऑक्सीजन जो वातावरण के अंदर होगी या जो नमी होगी वो कभी भी उसके धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी, और धातु के कांटेक्ट में नहीं आ पाएगी तो क्या नहीं होगा, उसमें वो अभिक्रिया ही नहीं होगी जो होती है, और अभिक्रिया नहीं होगी तो कभी भी उसे जंग बनेगी नहीं। ठीक है ना। ये विधि बहुत हद तक कारगर होती है और इसके द्वारा ही हम घरों के अंदर हर चीज को बचाए रखते हैं। ठीक है ना। सेकंड चीज क्या होती है, तेल या ग्रीस लगाकर, ग्रीस समझते हो ना, ग्रीस लगाकर। ग्रीस या तेल क्या होते हैं, ये स्नेहक होते हैं, इनको स्नेहक बोलते हैं, यानी लुब्रिकेंट्स। ऐसे लुब्रिकेंट्स जिनका उपयोग करते हैं हम धातुओं के ऊपर, या किसी आपके पास ऐसे लोहे की कोई वस्तु है, कीमती है या कुछ भी है, उसको बचाने के लिए कि वो बाद में संक्षारित ना हो जाए, तो हम उसे तेल में डाल देते हैं। तेल में बड़ी बड़ी कभी संक्षारित नहीं होगी, क्योंकि तेल क्या होता है पता है आपको, नमी व ऑक्सीजन का क्या होता है, दुश्मन होता है, वो कभी भी उसको अपने अंदर या अंदर प्रवेश ही नहीं करने देता है। ठीक है ना। इस कारण वो तेल की परत ऊपर चढ़ जाती है धातु के, तो धातु से कभी भी वो अभिक्रिया नहीं हो पाती है नमी वाली, और इस कारण से कभी भी संक्षारित नहीं होता है। तो ग्रीस लगाकर धातु को तेल के पात्र में रखकर, पात्र में रखकर या उस पर का मतलब धातु पर, उस पर ग्रीस लगाकर बचा सकते हैं। बहुत इजी रहा ये भी। और तीसरी विधि में लिख देता हूं, जगह नहीं है, हल्की सी देखना आप, इसमें जगह बना देता हूं मैं। ठीक है ना। तीसरा तरीका क्या है आपके, जगह नहीं बनेगी यार, आप आराम से उतारो उसको। ठीक है ना। एक और अपन अगले पेज पे लिख लेंगे। तीसरा तरीका क्या होता है, तीसरा तरीका, थर्ड तरीका देखो आप, ये होता है आपका तीसरा होता है यश दलेपन या जस्तीकरण की सहायता से। ये दो विधियां होती है। इसमें होता क्या है, लोहे और इस्पात की धातुओं पे क्या करते हैं अपन, जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जिंक की परत चढ़ा देते हैं अपन। ठीक है ना। जिंक या कॉपर की, जिंक या एल्यूमिनियम की परत चढ़ा दो आप। ठीक है ना। तो इसमें होता क्या है, यश दलेपन ये विधि होती क्या है, इसमें क्या करते हैं अपन, लोहे व इस्पात को जंग से बचाने के लिए अपन जिंक व एल्यूमिनियम की, मेरे साथ एल्यूमिनियम ही है, एल्यूमिनियम की परत चढ़ाना क्या कहलाता है, यश दलेपन या जस्तीकरण कहलाता है, जस्तीकरण कहलाता है। उतार लो इसको। करते कुछ भी नहीं है, जैसे आपके पास में धातु होती है, जैसे मेरे पास में कोई लोहे की परत प्लेट है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या करूंगा मैं, उसके ऊपर दूसरा कोई धातु ले लूंगा, जैसे एल्यूमिनियम या जिंक ले लिया, उसकी बैटरी से जोड़ देते हैं उसको, फिर ऐसे ही एक विधि होती है, और एक लिक्विड के अंदर उसको अपन डाल देते हैं, और बाद में क्या होता है, जब इसमें धारा प्रवाहित होती है तो इसकी जो है ना, ये इसकी जो इसकी धातुएं जो होती है, जैसे यहाँ पर कुछ भी धातु लगी हुई है, जैसे जिंक या एल्यूमिनियम है, ये आकर के इसके ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, चढ़ जाती है। तो आपने देखा होगा आपके पास में जब भी लोहे या इस्पात के बड़े बड़े जो भगोने होते हैं या कोई आपके पात्र होते हैं, उनके ऊपर एक परत चढ़ी होती है नीचे की तरफ। ठीक है ना। वो परत जिंक या एल्यूमिनियम की होती है, क्योंकि उसको अपन ने जंग से बचाना होता है। ठीक है ना। इसको उतार लो। अब अपन पढ़ेंगे मिश्र धातु क्या होती है। ये भी काम का टॉपिक है आपके। मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु होती क्या है,
आपने देखा होगा 2 या 2 से अधिक धातुओं का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? मिश्र धातु कहलाता है। धातु कहलाता है। आपने देखा है समांगी मिश्रण का मतलब क्या होता है, ये समझना, क्योंकि यहां पर समांगी शब्द जो आया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले आपको देखना है जो मिश्रण जो होते हैं ना, रंग बदल देता हूं। मिश्रण मिश्रण 2 टाइप के होते हैं। एक होता है समांगी, एक होता है विषमांगी। विषमांगी लिखो या विष है वो लगा दो, विषमांगी। फर्क क्या होता है विषमांगी और समांगी के अंदर? समांगी मिश्रण यानी कि 2 पदार्थ होते हैं, उनका जो मिश्रण जब हम करते हैं ना, एक होता है विषमांगी। पहले समझना, विषमांगी का मतलब होता है जो संगठन जो होता है ना अणुओं का, वो समान रूप से नहीं होता है हर जगह पर। एग्जाम्पल बताऊंगा मैं भी आपको। और समांगी का मतलब होता है अणुओं का संगठन पूरे विलयन के अंदर समान रूप से होता है हर जगह पर। उसे बोलते हैं अपन समांगी मिश्रण। कैसे होता है देखना, जैसे समांगी मिश्रण का मतलब समझना, जैसे कोई पात्र है मेरे पास में, मैंने उसमें क्या भर दिया, उसके अंदर पानी भर दिया, ठीक है। यहाँ पर भी एक पात्र लूंगा, एक पात्र लिया मैंने और उसके ऊपर क्या भर दिया, मैंने उसके अंदर पानी भर दिया। अब होता क्या है, आपने कभी नोटिस किया होगा इस चीज को, पानी भरने पर मैं जब इसमें शक्कर डालता हूँ, 1 चम्मच शक्कर डाल देता हूँ मैं इसके अंदर, और इसमें भी मैंने 1 चम्मच शक्कर डाल दी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, शक्कर नहीं डालता हूँ इसके अंदर मैं, समांगी है ना विषमांगी। इसके अंदर डालूंगा, जैसे मैं मिट्टी डालता हूँ, मैंने मिट्टी का एक मुट्ठी भर की मिट्टी डाल दी इसके अंदर और उसको घोल दिया। आपने देखते होंगे कि मिट्टी के कुछ कण तो नीचे जम जाते हैं, कुछ कण जो बारीक बारीक तैर रहे होते हैं, और कुछ कण उसकी परत बन के ऊपर जमे हुए होते हैं। आपको दिख रहा होगा कि हर जगह पर ये समान रूप से नहीं फैले। लेकिन समांगी में क्या होता है, शक्कर मैंने इसके अंदर घोल दी, तो शक्कर घोलने पे क्या होगा, जब मैं यहाँ से टेस्ट करूंगा तो भी टेस्ट शक्कर का ही आएगा, यहाँ से करने पे शक्कर का टेस्ट आएगा, यहाँ से करने पर यहाँ किसी भी जगह से उठाओ पानी को और टेस्ट करो, आपको हर जगह पर मीठापन महसूस होगा बराबर। इसे बोलते हैं समांगी मिश्रण। लेकिन ये क्या है, विषमांगी मिश्रण, इसके अंदर जब मैंने मिट्टी घोली तो किसी जगह पर तो कम रह गई, किसी जगह ज्यादा रह गई है, ठीक है ना, हर जगह पर बराबर नहीं फैल पाई। तो इसको याद रखना, समांगी और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, संगठन समान रूप से जैसे क्या होता है, जैसे लिख देना इसके अंदर शक्कर व पानी का मिश्रण। लेकिन इसमें क्या होता है, संगठन असमान रूप से। और असमान रूप से संगठन का मतलब होता है, एग्जाम्पल क्या लिख लो आप इसके अंदर, एग्जाम्पल होगा आपके जैसे पानी व मिट्टी का मिश्रण। पानी में मिट्टी घोलने पर हमें चलता है पता कि मिट्टी हर जगह पर बराबर रूप से नहीं फैलती है, ठीक है ना। तो ये वाले एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। इससे कुछ एग्जाम्पल लिख लो आप, जैसे कांसा या पीतल लिखो। पीतल जो होता है ना, पीतल वो क्या होता है, एक तरह से मिश्र धातु होती है। जैसे इसमें कौन कौन सी, जिंक प्लस कॉपर होता है इसके अंदर, जिंक प्लस कॉपर। सेकंड लिखो आप, पहला एग्जांपल इसके अंदर लिखा आपने, सेकंड क्या लिखना है आपको, सेकंड लिखना है आपको सोल्डर। सोल्डर देखा है आपने कभी, वो आपके तार आता है जिससे आप चिपकाते हो चीजों को, वायरिंग करते हो, सोल्डर होता है। उसमें आपका होता है कांच प्लस टीन। इसको उतार लो। आगे देखते हैं सोना। सोना देखो आप, सोना जो होता है ना,
सोने को हम कैरेट में मापते, क्या करते, कैरेट में मापते, और कैरेट में मापते हैं तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। कितने का? 24 कैरेट का। और समझना आगे, शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, और आभूषण जो बनाए जाते हैं आपके, आभूषण या गहने, वो बनाए जाते हैं आपके, गहने व आभूषण 22 कैरेट सोने से बनाए जाते हैं। बनाए जाते। बाकी 2% जो बच गया, 2 कैरेट, बाकी 2 कैरेट जो होता है ना, ये पूछते एग्जाम में कि 2 कैरेट में क्या मिलाया जाता है। 2 कैरेट की जगह चांदी या जिंक मिलाई जाती है, ठीक है ना। 2 कैरेट में शुद्ध सोने से कभी धातुएं नहीं बनती है, गहने नहीं बनते। अगर बना दिए आपने गलती से तो वो बहुत मुलायम बनेंगे, उनको खींचने पे वो लंबे हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे, और कभी भी वो लटक के गिर के नीचे पड़ जाएंगे, ठीक है ना। इसीलिए उनको इस तरह की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए हम उनके अंदर कुछ ना कुछ मिश्रित करते हैं, ठीक है ना। इसीलिए उसे 24 कैरेट का नहीं बना कर, कितने का बनाते हैं अपन? 22 कैरेट का ही बनाते हैं। इसको भी उतार लो। अब अपन एक बार एजिया पढ़ेंगे, जो अपन ने पहले पढ़ लिया है। एक बार एजिया समझ लो, इसके बाद या इसको उतार लो पहले। एक बार एजिया क्या होता है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको। एक बार एजिया, एक बार एजिया का मतलब होता है ऐसा अम्लीय विलयन, अम्लीय विलयन जिसमें सोने चांदी की वस्तुएं पिघलना शुरू कर देती है, की वस्तुएं पिघलना शुरू कर देती है। ये वो मिश्रण बनेगा, आपको पता है इसको अपन क्या बोलते हैं? अम्लराज बोलते हैं। मैंने बता दिया है इसके बारे में पहले आपको, अम्लराज कैसे बनता है, शुरू कर देती है। इसमें क्या होता है आपको पता है? इसमें HCl एसिड होता है आपका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, व HNO3 नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है ना। इन दोनों को अपन क्या करते हैं? 1:3 के रूप में लेते हैं, यानी कि 3 तो अणु लेंगे इसके और 1 अणु लेंगे अपन HCl का, के रूप में मिलाते हैं, के रूप में मिलाते हैं, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं? इससे एक विलयन बनता है जो बहुत ही हाई एसिड होता है। ये यहाँ तक कि सोने चांदी को गिला देता है, बिल्कुल साफ कर देता है। उनको साफ करने के लिए उनके पास में ये रहता है विलयन, उसके अंदर सोना डालेंगे वो, और सोने को क्या करेंगे? बाहर निकालने पे वो चमकीला दिखेगा आपको। चमकीला नहीं दिखेगा, क्या होगा उससे? वो पिघल चुका होगा उसके अंदर, उसकी परत हट गई होगी ऊपर वाली। ये विलयन रखते हैं सभी सुनार वगैरह, ठीक है ना, रूप में रखते हैं। इसको आप उतार लो। इसको अपन एक बार एजिया बोलते हैं, या इसको अम्लराज भी बोल सकते हो। हिंदी में आएगा तो अम्लराज के रूप में आएगा, नहीं तो आपको घुमाने के लिए दे देगा एक बार एजिया, ठीक है ना। आपको समझना है, इसको याद रखना है इसको। अब अपन देखते हैं अम्लगम। एक और शब्द मिलता जुलता शब्द मिलता है अम्लराज से, उसको बोलते हैं अपन अम्लगम। ये भी बहुत इजी शब्द है। अम्लगम क्या होता है? अम्लगम पारा या मरकरी में जब कोई धातु मिलाते हैं अपन, जब कोई धातु मिलाई जाती है
जाती है तो नई बनने वाली धातु होती है, नई बनने वाली धातु, बनने वाली धातु अम्लगम कहलाती है। धातु या उत्पाद अम्लगम कहलाती है। तो फिर उतार लो। उसके बाद अपन 2 अभिक्रियाएं और है वो देख लेंगे और उसके चैप्टर को खत्म कर देंगे। अब देखते हैं अपन थर्मिट अभिक्रिया। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है? थर्मिट अभिक्रिया होती क्या है? जब आयरन ऑक्साइड की अभिक्रिया की अभिक्रिया हम किससे करवाते? एल्यूमिनियम से करवाते। एल यानी कि एल्यूमिनियम से की जाती है। तो उत्पाद के रूप में हमें क्या मिलता है? तो हमें एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्राप्ति होती है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। इसे थर्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। थर्मिट लिखो। कैसे होता है देख लो। Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, अभिक्रिया करवाएंगे अपन इसके एल्यूमिनियम से। रिएक्शन में क्या होगा? एल्यूमिनियम आएगा, फिर इसको हटा देगा यहाँ से, ठीक है ना। तो क्या होगा यहाँ पर? Al2O3 प्लस फेरस बाहर निकल जाएगा। ये बन गई आपकी अभिक्रिया, ठीक है ना। इसको उतार लो। ये लाइस्ट आप देख लो। इसके अंदर एनोडीकरण देखना है आपको, बस एनोडीकरण क्या होता है। इसके बाद देख लो आप एनोडीकरण क्या होता है। लास्ट है आपकी एनोडीकरण। किसी भी धातु के ऊपर, किसी धातु पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की परत चढ़ना क्या कहलाता है? चढ़ना एनोडीकरण कहलाता है। जितने भी अपन ने भी देखे ये सभी क्या थे आपके? ये सभी आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो आपके 1-1, 2-2 नंबर में एग्जाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। सोने क्यों किस में गलाते हैं हम, इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए आपको। और इस प्रकार से आपका यह अध्याय खत्म होता है। और कुछ बाकी रहेगा तो मैं एक और पार्ट बना दूंगा, लेकिन कुछ बाकी लग नहीं रहा है मेरे को अब। तो आपको यहाँ तक अच्छे से पढ़ना है। और नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे, जो अगला चैप्टर आने वाला है उसके अंदर अपन नए चैप्टर को शुरू करेंगे। और ऑल द बेस्ट, तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, एंजॉय करो। लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को ज़्यादा